Hello and welcome back to my channel UPPCS Talks. I am Pratiksha Tripathi, Deputy Collector 2022 बैच. Hope all of you are doing well और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. सितंबर महीने में यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं. जिनका भी मेंस का एग्ज़ाम है उन सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मेरी पूरी आशा है. और आने वाले महीनों में आरओ का नोटिफिकेशन भी आने वाला है. अगले साल का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस है. तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही जल्दी रंग लाएगी. और आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि लास्ट के जो डेज बचे हैं उसमें आपकी यूपीपीसीएस मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. और उसके भी पहले मैं 2-4 बातें करना चाहूँगी. एक्चुअली वीडियो बहुत लेट हो गया, बहुत टाइम गैप हो गया, अराउंड 1 महीने का. उसके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलती हूँ. मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी. बट वही कहते हैं ना कि लाइफ में हम बहुत कुछ प्लान करते हैं बट लाइफ के कुछ अलग ही प्लान होते हैं हमारे लिए हैं. तो उसके सामने हम सब मजबूर हो जाते हैं. कुछ मेरे पर्सनल ऐसे रीज़न्स रहे जिस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो. सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली I lost my younger brother at a very young age, and my whole family was in very shock. So that's why I was unable to make any video, and I was unable to do my work properly. So that's why I'm again saying sorry to you, and take few minutes on this note. एक्चुअली लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल और बहुत अनसर्टेन होती ज़िंदगी. यू कांट प्रिडिक्ट नेक्स्ट मोमेंट इन लाइफ. जिससे आप सुबह बात करते हैं, आपको नहीं पता होता कि हो सकता है वो लास्ट बात हो. जिससे आप मैसेज करते हैं, आपको नहीं पता होता हो सकता है वो लास्ट मैसेज हो. हम बहुत सारे मोमेंट्स एक साथ सब सेलिब्रेट करते हैं और फिर अचानक से एक पर्सन ज़िंदगी से एकदम इतनी दूर चला जाता है कि शायद दोबारा वापस नहीं आएगा. सो बट वही है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहती है. आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनों को खोया होगा और स्टिल ज़िंदगी चल रही है. हम सब मजबूर हैं इस चीज़ के सामने. हमें इस पे कोई रोक नहीं है और चलती जाती है. सो वी हैव टू कीप गोइंग एंड कीप गोइंग इज़ द ओनली वे आउट. सो काफ़ी टाइम लग गया और फिर मैंने अपने आप को फिर से रीबिल्ड किया है कि मैंने जो प्रॉमिस किया था. और इसका जो चैनल है, इसका उद्देश्य और इसका जो बूस्टअप है मुझे भाई ने ही एक्चुअली बताया था. और पूरा सब कुछ ईच एंड एवरी बैकअप उसका था. और बहुत उसका मन था कि गांव के बच्चों के लिए और जो महिलाएं घर से नहीं जा पाती हैं बाहर, उनके लिए कुछ करो. तो उसी के करते ही मैंने चैनल बनाया था. और कहीं ना कहीं मैं उसी की बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने फिर से अपने को हिम्मत जुटाई है कि मैं कुछ आप लोगों को गाइड कर पाऊँ. और इतने दिन नहीं कर पाए उसके लिए फिर से सॉरी. एक चीज़ और है कि जो यहाँ से आप लेसन ले सकते हैं जो भी ज़िंदगी के बारे में, वो इतना है कि लाइफ का मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट एंजॉय करना चाहिए. बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि कब ज़िंदगी की शाम हो जाए. सो लिव योर लाइफ फुली. और एक चीज़ क्या होती है कि हम कभी कभी इतना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, हमेशा रिज़ल्ट के पीछे भागते रहते हैं कि पहले 10th में अच्छे नंबर आ जाएं, 12th में आ जाएं, ग्रेजुएशन में आ जाएं, नौकरी लग जाए. नौकरी लगने के लिए हम घर से बाहर जाते हैं और जब नौकरी लग जाती है तब भी घर से बाहर पड़े रहते हैं. सो इन सब के बीच में ना हम अपनों से रेगुलर बात नहीं हो पाती है. हम जो हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं वो अफेक्ट करने लगते हैं. तो बट इन सब से लेसन ये है कि आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी, और ये मेरे लिए भी एक लेसन है, आप लोगों के लिए भी है,
कि enjoy each and every moment of your life and don't run behind results. Actually, be happy and make others happy also. अपना काम जो भी हार्ड वर्क आपको दिया गया है वो आप करिए, करते रहिए, लेकिन रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए। चाहे जितना आपका दिन का बिजी शेड्यूल हो, 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, अपने पापा मम्मी या अपने भाई बहन सबसे बात करिए। आजकल तो वीडियो कॉल का है, वीडियो कॉल से बात करते रहिए, क्योंकि फिर बाद में ना लाइफ में पछताने के अलावा और ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है। सो ऐसी लाइफ है और चलती है, बट वही है कि काम तो सबको करना। आपको पढ़ाई का काम करना है, मुझे जो काम मिला है वो काम करना है, और जो लॉस होता है वो परमानेंट लॉस है अब। सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो एंड अगेन आई एम सॉरी। और अब आपको रेगुलर इस पे वीडियोस मिलेंगे, और UPPCS मेंस के लिए भी अभी मैं 1-2 वीडियो लास्ट डेज में ला दूँगी। बाकी RO के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और UPPCS का जो भी प्रीलिम्स का नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए है उसके लिए भी आपको बहुत यहाँ पे गाइडेंस रेगुलर तरीके से मिलेगा। क्योंकि इस चैनल का जितना विज़न मेरा या फिर मेरे पार्टनर्स का है, उतना ही विज़न कहीं ना कहीं मेरे भाई का था, और उसने हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ उसने शुरुआत की। और जब भी मुझे याद है कि जितने भी मेरे वीडियोस आते थे तो उसमें मुझे इंसाइट्स देता था, कहता था कि तुम्हें गांव को एड्रेस करना चाहिए, तुम्हें फ़ीमेल को एड्रेस करना चाहिए, तुम्हें रेगुलर इस पे जूम कॉल, जूम मीटिंग लेनी चाहिए। एक छोटा सा इसमें VC टाइप का गांव या कस्बे में आप तुम्हें सेटअप करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का, जिससे लोकल बच्चों को एड्रेस हो सके। तो उसका जो ये सब विज़न था ना, वो मुझे आगे ले जाना है। सो इसलिए मैंने फिर से सब अपने को शुरुआत करने की कोशिश की है। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द UPPCS मेंस की स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एग्ज़ाम की डेट्स आप सबको पता ही होंगी, और आई थिंक UPSC का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोग का भी आने वाला होगा। UPPCS का 26 से एग्ज़ाम है, 29 तक है, और मान के चलिए 30 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अभी करना क्या है, देखो, पहली चीज़ जो मैं फॉर मोस्ट प्रायोरिटी पे आपसे कहना चाहूँगी कि मेंटेन योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। आई एम गोइंग थ्रू इट, बिकॉज़ अगर आपकी हेल्थ नहीं सही है तो यकीन मानिए कुछ भी काम नहीं होता। ना मेंटली और फिज़िकली, दोनों प्रकार की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा आई फ्लू और कोल्ड कफ़ का सीज़न चल रहा है, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, एक बड़ी बहन की तरह आप मानिए कि फ़िज़िकल हेल्थ अपनी बनाए रखिए। और मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर। ज़िंदगी 1 सेकंड में चली जाती है, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। बस ये सोचिए कि मैंने जो किया है और इस बार मेरा रिज़ल्ट आएगा, मैंने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत ज़रूर सफल होगी। तो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बना के रखिए। हो सके तो थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लीजिए अगर टाइम है और आपका मन करता है। दूसरा काम ये करना है कि अपनी बॉडी को एग्ज़ाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, बिकॉज़ गर्मी का मौसम है। बहुत स्वेटिंग, 3 घंटा लिखने में आपकी हथेलियों में पसीने आने लगेंगे, बैठने में दिक्कत होती है। तो आप 6 घंटे सिटिंग का अपना शेड्यूल बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करिए कि 9 से 12, 2 से 5 जो लिखना रहेगा, तो आप उस टाइम पे पूरी कैपेसिटी के साथ, मेंटल अलर्टनेस के साथ लिखने के लिए रेडी रहें। तीसरा पॉइंट ये है कि अपना फोकस इंटैक्ट रखिए। फोकस इंटैक्ट रखने का मतलब है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगता है, लोगों की एंजाइटी बढ़ने लगती है, लोगों की नींद नहीं आती है, BP अप एंड डाउन होने लगता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि लोग को डर लगता है कि हो सकता है पता नहीं रिज़ल्ट आए या ना आए, इस बार होगा कि नहीं होगा, घर वाले रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब छोड़िए, साइड में रखिए। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर एक दिन में लिखने हैं। टोटल 6 घंटा आपको लिखना है, और जितने 20 क्वेश्चन हैं उसको कैसे कैसे करना है, हर क्वेश्चन में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब करना। इन सब पे फोकस अपना लगाइए, रैदर देन जिन चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिन चीज़ों पे कंट्रोल है, अपना फोकस वहाँ शिफ्ट करिए। ओके, नेक्स्ट,
पॉइंट टू फॉलो, क्या पॉइंट आपको फॉलो करने लास्ट डेज में आपको क्या करना है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मॉडल आंसर्स आपको बना के रखने PYQ के, आप सब लोगों ने किया होगा। अब क्या है टाइम, अब टाइम है एक बार फिर से उन्हीं को रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपको PYQ से ही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, या तो थीम मिलेंगे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो PYQ को रिवाइज़ कर जाइए 5 साल के जो हैं आपके पास। दूसरा, कई बच्चों का ईमेल के थ्रू कमेंट आया मैम आंसर राइटिंग कब तक करें। तो मैं कहूँगी कि आंसर राइटिंग स्टॉप मत करिए, बहुत ज़्यादा आपका मन है तो 7 दिन पहले आप आंसर राइटिंग स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अभी आप मुझे लगता है 20 सितंबर तक आपको आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए। इससे एक तो आपकी एंजाइटी कम होगी, दूसरा लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, तीसरा आपको कई पॉइंट लिख लिख के याद होते रहते हैं। अगला पॉइंट आपको काम क्या करना है कि आपकी जो कॉपीज़ आपने मॉडल आंसर कॉपी जहाँ भी लिखी हैं, जैसे भी लिखी हैं, उसमें जो भी आपको फीडबैक बताया गया है उसको एक बार पलट के देखिए और उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए अगले वाले क्वेश्चंस में, आंसर्स में। चेक्ड कॉपी को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आंसर राइटिंग लिखना। ठीक, अगला काम ये करना है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ करना, जैसे इथिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी के टॉपिक्स हो गए, या फिर आपके IR के टॉपिक्स हैं, या फिर इसमें आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट करके आते हैं। ऐसे टॉपिक्स के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। लास्ट टाइम में आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़िए, शॉर्ट नोट्स में भी जो की पॉइंट्स होते हैं आप उनको पढ़िए। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। एक चीज़ और है, हिंदी और एसे को फॉरगेट नहीं करना है। मेरे पास टाइम रहेगा आगे तो मैं हिंदी और एसे के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाऊंगी, जिसमें मैं उसमें अपने पत्र लेखन ये सब बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम टाइम में आपको उसको लिखना है। और इस पे आप फोकस बना के रखिए। मान के चलिए जो 300 मार्क्स आपके हैं इसमें से आप मैक्सिमम उठाने की कोशिश करिए। अगला काम ये करना है कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो करिए आंसर राइटिंग की। आप पूछेंगे कैसे, तो देखो आंसर राइटिंग का एक फ़िक्स टाइम लिमिट होना चाहिए। 10 मार्क्स को पहले लिखना है या 15 मार्क्स वालों को पहले लिखना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप किस में बेटर फील करते हैं। डेटा और प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन के अंदर आपको डालना है। तो ये आप अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितना आपको टाइम लगना है, 6 से 7 मिनट कितना लग रहा है आपका, आप देखिए। फिर जब क्वेश्चन, चूँकि ऐसे आता ना कि 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन लिखी होती कॉपीज़ होती हैं जिसके अंदर ही आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, आपको आंसर लिखने होते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 15 नंबर वाला पहले लिखना है कि 10 नंबर वाला। ये सब आपकी पर्सनल कॉल होती है, आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी अभी से बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप ये मत कहिएगा कि टाइम लिमिट हमें पता ही नहीं था, हम स्टार्टिंग के करते चले गए, पीछे वाले छूट गए, ये मत करना। दूसरा, हम 10 नंबर को करते चले गए, 10 नंबर में हमें कुछ आते नहीं थे लेकिन फिर भी हमने लिखा, लास्ट में 15 नंबर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे लेकिन मेरे छूट गए। या फिर डेटा या प्रेजेंटेशन हमने 1-2 क्वेश्चन में यूज़ किया, बाकी में भूल गए, यूज़ ही नहीं किया, तो ये सब मत करना। एक काम और करना है, यूपी स्पेशल पे इस बार स्पेशल फोकस बनाना है। क्यों? क्योंकि पेपर 5 और 6 इसी से आ रहा है, तो पेपर 5-6 के आ रहा है, इसलिए इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा जहाँ से भी कलेक्ट करे हों वो पढ़िए। यूपी स्पेशल की पेपर्स की बुकलेट हैं, पढ़ी होंगी आप लोगों ने, वो पढ़िए। उसके अलावा जो यूपी स्पेशल की बुक आती घटना चक्र की है, जिसमें यूपी के करंट वो डेटा दिए रहते हैं, उन सबको रट डालिए। तो यूपी स्पेशल पे इस बार एक्स्ट्रा फोकस रखिएगा और देखिएगा यहाँ पे ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। फिर एक चीज़ और है कि डोंट रन बिहाइंड टू मच न्यूज़पेपर करंट अफेयर। एक ये मेरे पे मेल के थ्रू कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से कब तक पढ़ना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो मैं ये बताऊंगी कि अब आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अब मतलब 20-25 दिन पहले ऐसा कुछ खास नया नहीं ऐड हो जाएगा करंट का, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट होना शुरू हो गया होगा। तो कोशिश करिए कि जितने से मेंस 365 विज़न का आ चुका है उसको ले लीजिए। इससे आप की पॉइंट्स निकालिए, जैसे जो बहुत हाईलाइटिंग टॉपिक है उसको आप उठाइए, पूरा नहीं पढ़िएगा मेंस का, क्योंकि ये बहुत बल्कि रहता है, यूपी पीसीएस में इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, मेंस 365 लीजिए विज़न का, और पॉलिटी है, जैसे IR है, सिक्योरिटी है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वायरमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। कल्चर मत पढ़िएगा।
और ऐसे करके आप अपने आप सिक्योरिटी के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। मणिपुर वाला इशू है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अफस्पा है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ उसे टॉपिक पढ़ जाइए। फिर घटना चक्र की कुछ बुकलेट्स भी आती हैं लास्ट में करंट अफेयर्स को डील करने के लिए, आप उनको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं और बता दूं आपको, पेन के रिगार्डिंग मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैम आपने कौन सा पेन यूज़ किया था या फिर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो देखो, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो एक तो पायलट का V5 आता है, वो यूज़ करते हैं, ये जेल पेन होता है। दूसरा लोग यूज़ करते हैं ट्राईमैक्स का रेनॉल्ड। ठीक, मैंने ट्राईमैक्स का पेन यूज़ किया था इस वाले एग्ज़ाम में, और पायलट का यूज़ नहीं किया था। ट्राईमैक्स ही मैंने सारे पेपर में किया था। उसकी एक रिफ़िल आती है, वो मेरे पास रहती थी, रिफ़िल से तुरंत कर लेते थे। इससे एक्चुअली ग्रिप बनती है, जो मैंने फ़ील किया पर्सनली, ग्रिप अच्छी बनती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। बट अगर इसके अलावा भी कोई भी पेन आपको सूट करता है अकॉर्डिंग टू योर फिंगर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर ग्रिप, तो उसी के साथ जाइए। ये पेन के खेल में मत पड़िए कि इसी पेन से लिखेंगे तो इसी से सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जेल पेन से लिखने में इशू है तो आप डॉट से लिखिए। मैंने जेल से लिखा था क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, और दूसरा ग्रिप का रीज़न था, इसलिए मैंने लिखा था। बाकी अगर जो भी पेन आपको सूट करता है आप वो पेन लीजिए और अभी से उसी पेन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए कि उससे अच्छा आ रहा है लिख के कि नहीं, क्योंकि जेल से थोड़ी सी मतलब जो कॉपी रहती है वो थोड़ा अच्छी दिखती है जेल से, बट कुछ लोगों को रहता है कि शायद ये फैल जाएगा। बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक करके देख लीजिए अभी से। एक और डाउट मुझसे पूछा जा रहा था कि कौन से कलर का पेन यूज़ करें, क्या मल्टी कलर एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखो, ब्लैक एंड ब्लू आपको यूज़ करना है। जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही पेन रखो, मैं उस सजेशन में नहीं हूँ। आप भाई अच्छी कॉपी लिखोगे तो सबको पसंद आती है अच्छी कॉपी, बस एक पेन से क्या रहता है कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। बट अगर आपने अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आप ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन लेके जाइए। कभी कभी हाईलाइट करना है, हेडिंग बनाना है, किसी को कुछ बॉक्स में रखना है, तो आप ब्लैक से, या फिर मान लीजिए आपने ब्लू से लिखा, फिर एक पैराग्राफ ब्लैक से लिख दिया, या कुछ एग्जाम्पल ब्लैक से लिख दिया, डेटा ब्लैक से लिख दिया, अच्छा लगता है थोड़ा सा। रही बात है मल्टी कलर यूज़ करने की, तो कॉपी पे रंगोली मत बनाइएगा। और बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है तो मतलब एक पेन एक्स्ट्रा और भी डाल सकते हैं किसी भी अदर कलर का, बट रेड पेन या ग्रीन पेन इन सब का प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। ब्लैक एंड ब्लू थोड़ा सिंपल सोबर भी रहता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स। क्या है कि पेपर्स में, हाँ, ये फॉलो बैलेंस अप्रोच इन ऑल पेपर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 को आपने बहुत सजा के लिखा हुआ है लेकिन 6 तक आते आते आपकी एकदम हिम्मत जवाब दे गई तो आप ऐसे ही लिख के आ गए, नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर से स्टार्ट है और 29 सितंबर तक है, तो आपको 29 सितंबर की शाम 5 बजे तक सेम एनर्जी, सेम इंथुजियाज़म बना के रखना है, क्योंकि हर एक पेपर, हर एक नंबर का महत्व है। तो बैलेंस अप्रोच रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई पेपर बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं और इस मॉर्निंग वाले पेपर बहुत अच्छे लिख रहे हैं, इवनिंग में आप थकान फील कर रहे हैं तो इवनिंग का पेपर एकदम बिना मन से लिखे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा मत करना। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये टाइम मैनेजमेंट अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ रिवाइज़ करना है इन्हीं 20-25 दिनों में। दूसरा टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है या 15 नंबर का क्वेश्चन, उसमें कितने टाइम में आपको लिखना है, और सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए। ऑल 20 जो क्वेश्चन आपको आए हैं, पहली तो आपका थंब रूल यही है कि इन सबको कंप्लीट करना है। ये तभी होगा जब आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। दूसरा और एक काम टाइम मैनेजमेंट का है कि जब आपका गैप होता है बीच के 2 घंटे, तो 2 घंटे में हमें क्या करना है, ये भी आपको पहले से प्लान करके रखना होगा, और इस बारे में मैं आगे बात करूँगी, ठीक। और एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन स्किल। अब जब मैं कहती हूँ प्रेजेंटेशन स्किल, तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो 20 क्वेश्चन लिख रहे हो, इस 20 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के आपके पास डायग्राम होने चाहिए। आपको एनी हाउ डायग्राम डालना ही डालना है, एनी हाउ डेटा होना चाहिए, एनी हाउ कोई एग्ज़ाम्पल होना चाहिए। दूसरा बात, ये सब चीज़ों के साथ साथ
पैराग्राफ्स में लिखना है कि पॉइंट्स में लिखना है, ऐसा लिखना है कि कॉपी आपकी सुंदर दिखे, ठीक। ये सब प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब आपको एग्ज़ाम हॉल जब आप पेपर लिखने बैठें, आपको पेपर के पहले 5 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है। उस कॉपी पे आप पहले से ही दिमाग में एकदम प्लान करके रख लो कि हमें ऐसे डायग्राम बनाना है या फिर ऐसे वाला बनाना है, या फिर इसमें ऐसे ये आएगा क्वेश्चन सेकुलरिज्म पे तो मैं ऐसे लिखूँगा, कम्युनलिज्म पे आएगा तो मैं ऐसे लिखूँगा, अगर कोई पॉपुलेशन का टॉपिक आया तो मैं ऐसे एरो बना के लिखूँगा, ग्लोबलाइजेशन का आया तो मैं 2 तरीके से दिखाऊँगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये सब आपके माइंड में पहले से होना चाहिए, क्योंकि ऑन स्पॉट नहीं सोच सकते, लिखना भी है सोचना भी है, साथ साथ में आप पहले से फ्रेम कर लो, डेटा डालना है, एग्ज़ाम्पल डालना है, रिपोर्ट्स डालनी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स डालने हैं, ये सब प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि बी इफेक्टिव, क्विक, रैशनल, प्रैग्मेटिक इन हैंडलिंग ईच पेपर एंड आंसर मस्ट बी ब्रीफ, कंसाइज, एनालाइज्ड मैनर। क्या मतलब है? ईच पेपर को जब आप हैंडल करने जाओ ना, तो आपको इफ़ेक्टिव, क्विक, रैशनल, वही प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इथिक्स बहुत प्यारी लगती है तो आपने इथिक्स का पेपर बहुत मन से लिखा, लेकिन हिस्ट्री समझ में नहीं आती तो भैया हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, बी रैशनल, बी प्रैग्मेटिक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का नंबर है, और चाहे इथिक्स में आप जितना भी अच्छा लिखते हैं नंबर उतना ही मिलेगा। 200 नंबर का ही अगर है पेपर तो 200 से कोई 250 नहीं दे देगा, चाहे आप उसमें जान लगा के लिखते हैं। तो ये आपको समझना है। फिर आंसर कैसे होने चाहिए? आंसर एक तो ब्रीफ होने चाहिए, पतले से, आपको बहुत छोटा सा लिखना है, ऐसा नहीं फैला के लिख रहे हैं एकदम 125 वर्ड्स का है और हम 150 वर्ड लिख रहे हैं, नहीं। ब्रीफ लिखो, कंसाइज लिखो, लेकिन एनालाइज वे में लिखो। एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि हाँ आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है। अब क्या करना है 10 नंबर वाले क्वेश्चन में? देखो, 10 नंबर वाले क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स की होती है। आपको 2 पेज अलॉट होते हैं, आपको 2 पेज ही लिखना है, और इंट्रो लिखना है, हर क्वेश्चन में इंट्रो तो लिखना ही लिखना है, और बॉडी लिखना, और कंक्लूज़न। विदाउट कंक्लूज़न अगर आप समझ लो, अगर आपने कंक्लूज़न नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। चाहे जितनी आपकी जल्दी हो रही हो, आप बॉडी को कट शॉर्ट कर दो, लेकिन कंक्लूज़न आपको लिखना ही लिखना है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न, इन तीनों में ही आपका आंसर होना चाहिए, अदरवाइज़ इनकम्प्लीट होगा। और जिसमें आपने कंक्लूज़न नहीं लिखा तो मान लेना कि 1 नंबर कम हो गया। फिर 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक। हेडिंग डाली, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, क्रिस्प लिखो, कंसोलिडेटेड लिखो, मतलब थोड़ा सा लिखो। कोई डायग्राम बना दिया कि मान लो विमेन एम्पावरमेंट के पूछा गया क्या कैसे हो सकता है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब बोल के कंसोलिडेट करते हुए लिखो। क्रिस्प लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, बहुत फैला फैला के मत लिखो। पॉइंट लिख दिया, छोटा सा एग्जाम्पल, फिर पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, ऐसे करके। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी जो मेरे समय हुआ था, एक्चुअली ये बात ऑप्शनल की है, ऑप्शनल सोशियो था मेरा, और ऑप्शनल में क्या हुआ कि जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट वाले होते हैं, छोटे छोटे लिखने को आते हैं 5, उसमें क्या हुआ, उन्होंने पेजेस 4 दे दिए, एक क्वेश्चन को लिखने के लिए 4 पेज दे दिए। और वही मेरा भी दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था प्रेशर के चक्कर में। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चन लगभग 4-4 पेज में लिखना शुरू कर दिया। मतलब मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि ये चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो इनका आंसर शॉर्ट होना चाहिए, भले इन्होंने एक्स्ट्रा पेज दे दिए हैं कॉपी में, लेकिन मैंने 4-4 पेजेस में लिखना शुरू कर दिया। फिर जब एक टाइम के बाद मुझे लगा कि 1 घंटा बीत गया लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन हो पाया है, तब आई रियलाइज्ड कि मैंने क्या गलती कर दी है। फिर उसको कवर करने में टाइम लग गया, और इन रिज़ल्ट ये रहा कि सोशियो में मेरे नंबर इस बार कम आए, और अगर मतलब मेरे 10 नंबर भी एक्स्ट्रा हो जाते तो आई विल बी इन टॉप 5। सो ये रहता है, वो तो ये बाद में मुझे समझ में आया। तो आप भी ऐसा मत करना, अगर मान लीजिए 2 पेज के बजाय 3 पेज दिया है किसी क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 अटैम्प्ट करना, क्योंकि 125 वर्ड इसमें आ जाते हैं। एक चीज़ और कहूँगी कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है, इसका आंसर कैसे करना है, तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आंसर यहाँ से शुरू करिए, ठीक। ऐसे ऐसे इस लाइन के इधर कभी मत लिखना, इधर कभी मत लिखना, कोशिश करना कि इतने में ही लिख दो, ठीक। और कम से कम लिखो, थोड़ा सा बढ़िया ऐसा लेजिबल हो, पढ़ने में आए और अच्छा लगे।
अब आते हैं 15 नंबर वाले में आपको क्या लिखना है। 15 नंबर चूँकि 250 वर्ड्स का होता है तो इसमें 3 पेजेस में आपको लिखना है। 3 पेज में आराम से आ जाएगा। 3 पेज में अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना कि 250 वर्ड आप एक्सीड कर गए हो। कुछ लोग बहुत बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डायग्राम आप बीच में बनाया करिए, ठीक। अगर बहुत 2-3 डायग्राम बनाने हैं किसी पेपर में, मान लो इंडिया का मैप वगैरह, तो कॉर्नर में मैप बनाइए, ठीक। एक्स्ट्रा पेजेस से नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते हैं आपके कंटेंट से, तो उस पर फोकस करना एग्ज़ाम टाइम में। फिर वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के बिना कोई भी क्वेश्चन मत लिखना, कोई भी आंसर मत करना। इसमें 15 नंबर वाले में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखनी है कि चूँकि ये थोड़ा आपसे डिटेल्ड पूछता है, तो आपको भी थोड़ा सा इलेबरेटिव बताना है, सब्सटेंटिव एनालाइज्ड करना है और डिटेल मैनर में बताना है। मतलब एक्स्ट्रा एग्जांपल डालने हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस करना है। जैसे अगर आपने किसी भी चीज़ का सोशल एंगल बताया, तो सोशल के अंदर आपको विमेन एंगल, ओल्ड एज का एंगल, चाइल्ड का एंगल, LGBTQ का एंगल, ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आप एनालाइज करने की भी पावर रखते हैं। तो 15 नंबर की थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी है। और देखो 180 मिनट आपको मिलते हैं लिखने के लिए, और आपको 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन सपोज 7 मिनट में किए तो आपके 70 मिनट हो गए, बचे 110 मिनट। 110 मिनट में आप अगर 10 क्वेश्चन, अगर 11 मिनट लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं 15 नंबर वाला, तो आपका ऐसे हो जाएगा मैनेज पूरा पेपर। मैंने क्या किया था, मैंने 7 और 10 मान के चला था कि 7 मिनट में शॉर्ट आंसर करने 10 नंबर वाले, और 10 मिनट में मुझे 15 नंबर वाले लिखने हैं। तब जा कर के मेरा एंड पे पेपर हो पाया था, क्योंकि लास्ट में जाते जाते 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही घटिया से लिखे जाते हैं, बट कोशिश करना कि सारे लिख दो, ठीक। अब क्या करना है, एक चीज़ और जो मैंने अभी टाइम मैनेजमेंट आपको बताई थी कि बीच में जो गैप होता है ना, एक पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच में 2 घंटे का, उसमें आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो फूड थोड़ा सा लाइट ही रखना, थोड़ा शिकंजी वगैरह पी लेना, अगर लस्सी हो तो लस्सी पी लेना, अगर कोकोनट वाटर मिल रहा है तो वो सब पी लेना, और हल्का सा खाना खा लेना, एप्पल वगैरह खा लेना। अगर जिसको चाय की या कॉफ़ी की आदत है तो चाय कॉफ़ी पी लेना। ये ऐसा फूड रखना। थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट का पावर नैप लेना चाहें तो ले सकते हैं। करना क्या है उसके बाद, अपने नेक्स्ट पेपर को प्लान करना है कि जो अगला पेपर देने जा रहे हैं उसमें मुझे क्या क्या करना है, और जो अभी मैं पेपर लिख के आया इसमें मुझसे क्या छूट गया, क्या एग्जाम्पल लिखना छूट गए, या फिर कंक्लूजन छूट गया कहीं पे, या फिर कोई क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख पाए, आधे लिख के छूट के टाइम नहीं बचा था, हमने डायग्राम बनाए कि नहीं बनाए, जो पहले पेपर में नहीं कर पाए वो अगले पेपर में करेंगे। ऐसे इस टाइप से आपको अपना पेपर प्लान करना है। और हर एक पेपर की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है लिखने की। जैसे GS1 लिखने जा रहे हो तो GS1 में आपको डेफिनीशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। अगर GS2 लिखने जा रहे हो पॉलिटी का, तो आपको आर्टिकल आने चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी चाहिए, आपको कमेटी आनी चाहिए, कई रिपोर्ट्स, सेकेंड ARC, इन सब की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, ठीक। तो हर एक पेपर का अपना एक नेचर होता है, वे ऑफ राइटिंग होता है। आपको उस चीज़ को सोच के जाना है। जैसे जब पेपर 1 देने जा रहे हो तो आप सोच लो कि हमें ये लिखना है। सेकंड पेपर जा रहे हो तो अपना लिखने का पैटर्न उस पर स्विच कर दो कि आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल डालना है, कमेटी डालना है, जजमेंट डालना है, ये सब चीज़ें। थर्ड लिखने जा रहे हो तो बजट डालना है, इकोनॉमिक सर्वे डालना है, अगर इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो नेशनल पार्क और ये सब चीज़ें डालनी हैं, ठीक। डायग्राम वगैरह बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आपके SDG हैं वो डालना है, सिक्योरिटी का टॉपिक लिख रहे हो तो मैप तो मस्ट है बनाना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट लिख रहे हो तो ARC, सेकेंड ARC की रिपोर्ट कोड करना, या फिर जो भी सेंडाई फ्रेमवर्क है ये सब कोड करना। तो ये आपके सब कैसे आएगा, आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मॉडल बनाया उससे, और जो आपने मॉडल आंसर लिखे हैं उस सब से आएगा। तो इन जो बीच का 2 घंटे का टाइम है उसमें अपने को खिलाइए पिलाइए, थोड़ा सा सुला दीजिए, उसके बाद प्लान करिए कि अगले में क्या लिखना है और वो लिख के आइए, ठीक। अब एक चीज़ और है कि अपने पेपर को तो प्लान करना है, लेकिन जो प्रीवियस पेपर में मेरा ये क्वेश्चन छूट गया है, मैंने ये नहीं किया, तो उस पर रोना नहीं रोना है। किसी और 4 लोगों के बीच में खड़े होकर डिस्कस भी नहीं करना है कि पेपर कैसा आया, पेपर टफ आया, पेपर इजी आया, सब मत करना। एक कोना पकड़ो, कोने में जा कर के अपना चुपचाप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करो, ठीक। ये सब करना है।
सो लास्ट ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी जैसे क्वेरी है आपकी रिगार्डिंग लास्ट डेज में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मुझसे मैसेज करना, कमेंट करना, और मैं आपको बता दूँगी। लास्ट में मैं बोलूँगी कि चिंतन करें कि कैसे आपका एग्ज़ाम बेटर से बेटर, सिर्फ 3 घंटे जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है बस उसके बारे में चिंतन करें, चिंता बिल्कुल मत करें, ठीक। क्योंकि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, मॉडल आंसर लिखे हैं, PYQ लिखे हैं, इतना दुनिया जहान का पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं, और आपने PT क्वालिफाई किया है। ऑलरेडी आप मतलब बहुत मेहनती होंगे तभी आपका PT क्वालिफाई हुआ, क्योंकि आजकल PT बहुत टफ़ हो गया। जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा, समझ लो उसने पहले से बहुत मेहनत कर रखी है। और अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो तो समझिए कि आप सिर्फ एक स्टेप दूर हो अपनी सफलता से। तो अपना बेस्ट दीजिए, मेरी तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, 10,000 की हमारी फैमिली हो चुकी है, उसकी तरफ से आप सबको बहुत ऑल दी बेस्ट है। अपना बेस्ट करिए, रिज़ल्ट्स पे मत टेंशन लीजिए। सिर्फ आपका काम अर्जुन की तरह होना चाहिए कि मुझे युद्ध करना है, बस कैसे करना, क्या होना, ये सब मत सोचिए। अपना बेस्ट दीजिए, और हम सभी, पूरा परिवार आप पे प्राउड करता है कि आपने PT दिया, आप मेंस लिखने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार मेंस को फोड़ के आइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।